वेलकम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी थर्ड ईयर है उसके जूलॉजी के थर्ड पेपर के बारे में। पेपर थर्ड, ठीक है। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसे रहने वाला है और कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। पेपर थर्ड जो है वो हमारे पास में अप्लाइड जूलॉजी का रहने वाला है। अप्लाइड जूलॉजी, ठीक है। इसी में ही जो एक ब्रांच है वो रहने वाली है ईथोलॉजी, और इसी में ही जो एक ब्रांच है वो रहने वाली है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इस पेपर के हम यहाँ पर सेक्शन वाइज जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे, कौन से इम्पोर्टेंट है। तो पेपर थर्ड को भी 3 सेक्शन में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन फर्स्ट को मैं यहाँ पर पहले डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सेक्शन फर्स्ट, इसमें जो हमारे पास में जो पहला चैप्टर रहने वाला है, ठीक। अब सेक्शन फर्स्ट जो है ना वो किस चीज़ को लेकर के है वो भी देख लो। सेक्शन फर्स्ट जो है ना वो कल्चर को लेकर के है, ठीक है। एनिमल का कल्चर जो होता है ना उसको लेकर के है, ठीक है। अब पहला जो चैप्टर है वो कौन से एनिमल का कल्चर है, तो देखिए वर्मी कल्चर है। वर्मी कल्चर यानी कि केचुआ जो संवर्धन है उसको लेकर के, ठीक है। अब केचुए का संवर्धन करते हैं तो उसमें पता ना जो वर्मी कंपोस्ट है वो बनेगा। तो फिर इसी का ही जो एक पार्ट है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। वो कैसे बनाया जाएगा और उसके लिए कौन-कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट वर्मी कल्चर में हो गया वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। दूसरा कल्चर है सैरी कल्चर, सैरी कल्चर, ठीक है। सैरी कल्चर मतलब होता है ये रेशम जो कीट है उसका पालन है। रेशम कीट पालन, ठीक है। अब वैसे मैंने ऑलरेडी ये वाला जो पार्ट है ना ये पूरा का पूरा ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, और इसकी जो प्लेलिस्ट है ना वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो अब जो एनईपी जो सेमेस्टर लागू हुआ है ना उसमें जो सेमेस्टर फिलहाल अभी थर्ड जो चल रहा है राजऋषि भर्ती मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर का भी, और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है उसमें भी, ठीक है। यही पेपर दिया गया है थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो वहाँ पर मैंने ये सारे कल्चर जो है वो लगभग पढ़ाए हुए हैं। तो सारे कल्चर्स अगर आपको पढ़ने हैं कम समय में तो आप ये प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है सेरीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर और पीशीकल्चर, ठीक है। इसके बाद में आता है फिर अच्छा सेरीकल्चर में क्या होता है वो देखिए। सेरीकल्चर में हम रेशम कीट को पालते हैं जिससे कि रेशम है वो बनाए जाते हैं, और रेशम जो होते हैं वो काम आते हैं कपड़े बनाने में, ठीक है, धागे बनाने में, ठीक है। फिर तीसरा चैप्टर जो है वो हमारे पास में नेक्स्ट है लाख कल्चर को लेकर के। लाख कल्चर, ठीक है, इसे बोलते हैं लाख संवर्धन। लाख संवर्धन को भी मैंने जो है डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, विद पीपीटी। तो ये वीडियो भी आप जा करके देख सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो लाख के प्रोडक्ट होती हैं जो हमारे काम आती है दैनिक जीवन में। जैसे कि महिलाओं के लिए देखा जाए तो लिपस्टिक वगैरह जो होते हैं, जो सर्दियों में जो लाडू बनाए जाते हैं उनके जो गोंद होते हैं, रेजिन जो होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उत्पाद जो है इसके काम आने वाले हैं लाख के, ठीक है। जैसे जो लाख होता है उसके ज़्यादातर उपयोग होते हैं महिलाओं के जो चूड़े बनते हैं उसमें। इसके अलावा पाँचवा है, चौथा चैप्टर है इसमें नेक्स्ट एपीकल्चर है, मधुमक्खी का पालन। एपीकल्चर ये है मधुमक्खी पालन, ठीक है। मधुमक्खी पालन करोगे तो उसके 2 प्रोडक्ट जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर हनी, और दूसरा रहेगा यहाँ पर वैक्स,
मोम, ठीक है? अब एपीकल्चर में आपको हनी का कंपोज़िशन जो है, वैक्स इनके उपयोग जो है वो पेपर में पूछ सकता है और पालन की विधि जो है वो तो पूछेगा ही पेपर में। तो अगला है फिर चैप्टर एपीकल्चर के बाद में प्रॉन कल्चर, झींगा संवर्धन, प्रॉन कल्चर, झींगा कल्चर, झींगा संवर्धन, ठीक है? ये अधिकतर जो जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा करते हैं पालन, ठीक है? 6 नंबर पे आता है पोल्ट्री यानी कि पोल्ट्री कल्चर यानी कि कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन, मुर्गा जो पालते हैं वो मुर्गी पालन। इसके बाद में आता है पीसी कल्चर, इसको बोलते हैं मछली पालन, मत्स्य पालन या मछली पालन, ठीक है? अब कौन से इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो वर्मी कल्चर का वर्मी कंपोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, सेरीकल्चर इम्पोर्टेंट हो गया, एपीकल्चर इम्पोर्टेंट हो गया और पीसी कल्चर इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? इनमें से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएँगे और लास्ट वाला जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो आप कम से कम याद करके जाओ 5। भाई 7 है ना आपके सेक्शन ए में, सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट में। अच्छा सेक्शन ए में भी पार्ट फर्स्ट है ये। ये केवल इसी में चला है, इसका भी पार्ट फर्स्ट। तो इसका पार्ट सेकंड पता है क्या आएगा? इसका पार्ट सेकंड जो है ना वो आता है जो एनिमल के इकोनॉमिक्स है ना वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है? काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पहला यहाँ पर हमारे पास में है प्रोटोज़ोआ के एनिमल्स, काफ़ी सारा इनका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। दूसरा हमारे पास में है सिलेंटेटा के कोरल्स, बहुत उपयोगी है और कोरल की रीफ्स, कोरल रीफ्स, ठीक है? इसके अलावा फिर तीसरा नंबर पे है हेलमंथीज़ एनिमल्स कर्मी, हेलमंथीज़ और एक और है हमारे पास में आर्थ्रोपोडा के काफ़ी सारे एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा, ठीक है? इसमें मोस्टली इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है? और इसमें आता है इनका मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट जो है वो शामिल किया गया है। उसके बाद में 5वें नंबर पे आता है एक और है इसमें मोलस्का वाले एनिमल्स का भी इम्पोर्टेंस है, मोलस्का, ठीक है? और इसमें जो है स्पेशली जो पर्ल है, मोती जो है वो कैसे बनता है? पर्ल कल्चर के बारे में पूछा गया है, ठीक है? और बाकी यहाँ पर डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्ल्स, मोती में, ठीक है? तो ये हमारे पास में सेक्शन ए के चैप्टर हैं जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बता दिया है। अब इनमें कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है? तो प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंसेक्ट का मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? बाकी पर्ल कल्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ने होंगे, ठीक है? इसके बाद में फिर आता है सेक्शन बी, पेपर थर्ड का, पेपर थर्ड, इसका सेक्शन बी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन बी की जो कैटेगरी है ना वो है ईथोलॉजी ब्रांच की, ईथोलॉजी ब्रांच, जिसे हम बोलते हैं बिहेवियर या बिहेवियरल साइंस। व्यवहारिकी विज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है? इसमें कौन-कौन चैप्टर रहने वाले हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पहला चैप्टर जो है वो रहने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईथोलॉजी, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईथोलॉजी, जिसमें से छोटे क्वेश्चंस आएंगे इस पेपर के, ठीक है? दूसरा है यहाँ पर हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ ईथोलॉजी में
कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी में यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बड़े क्वेश्चन भी आएंगे भाई यहाँ पर। वो इंट्रोडक्शन में आते हैं छोटे क्वेश्चन। तो FAP फिक्स एक्शन पैटर्न, ठीक है। दूसरा SS साइन स्टिमुलस, और फिर है IRM इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, और एक और है इसमें SEP स्पेसिफिक एनर्जी, जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, सॉरी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, ASP एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस सेक्शन का पहला ही पॉइंट, तो आपको ये पढ़ के जाना ही है। इसके बाद में आता है फिर दूसरे नंबर पे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है मेथड्स ऑफ स्टडी ब्रेन बिहेवियर। मेथड ऑफ स्टडी ब्रेन बिहेवियर की, ब्रेन बिहेवियर, ठीक है। इसमें जो ब्रेन बिहेवियर जो दिया गया है, ठीक है, स्टडी को लेकर के, वो यहाँ पर दिया गया है न्यूरो एनाटॉमिकल, न्यूरो एनाटॉमिकल और न्यूरो फिजियोलॉजिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और एक है न्यूरोकेमिकल, न्यूरोकेमिकल। तो इन तीनों में से एक पेपर में डेफिनेट जो है वो पूछा जाएगा। इसके बाद में आता है तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो है वो फिरोमोन को लेकर के है, फिरोमोन, ठीक है, फिरोमोन्स को लेकर के। और ये स्पेशली आपको आंट्स जो होती हैं उनमें देखने को मिलेगा। तो फिरोमोन हो गया। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास में सोसाइटी को लेकर के, समाज को लेकर के, सोसाइटी, सोसाइटीज, ठीक है। इसमें कैरेक्टर और एडवांटेज, ठीक है। ये एडवांटेज किसको मिलेंगे, स्पेशली जो इनका रेफरेंस है, रेफरेंस किसके संदर्भ में पूछा गया है, रेफरेंस। रेफरेंस में आप बता सकते हो, रेफरेंस यहाँ पे पूछा गया है एक तो हनी बी का, ठीक है। दूसरा पूछा गया डियर का, और तीसरा पूछा गया मंकी का। तो पेपर में डेफिनेट इनमें से एक का तो यहाँ पर सोसाइटी समाज पूछ ही लेगा, उनके कैरेक्टर या उनके एडवांटेज जो है ना वो पूछ लेगा आपसे। ये भी जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 5, तो ये है बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ठीक है। और फिर छठा आता है इसमें मेथड्स ऑफ स्टडी एनिमल बिहेवियर। तो एनिमल बिहेवियर की स्टडी के मेथड्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो और रह गया है जो कि यहाँ पर शामिल होगा आपके, ये कंसेप्ट है ना इसी में ही, यहाँ पर मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन, इम्प्रिंटिंग, ठीक है। ये दोनों टर्म भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और तीसरा आएगा लर्निंग, एनिमल जो है वो किस प्रकार से लर्निंग करता है, कैसे वो मोटिवेट होता है और कैसे वो किसी की नकल जो है वो निकालता है, इम्प्रिंटिंग, राइट है। तो मतलब पहला जो यूनिट है ना आप जो देख रहे हो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी, ये तो डेफिनेट बड़े क्वेश्चन में आने वाली है इस पेपर में से, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है सेक्शन लास्ट यानी कि सी, सेक्शन सी, पेपर जो थर्ड है, BSc थर्ड ईयर का,
और ये एनुअल सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी है RRBMU, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर कौन कौन चैप्टर रहने वाले हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर है वो रहने वाला है इसमें फर्स्ट, जो बायोस्टैटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन, बायो स्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिक्स के पूरे यूनिट्स जो है वो मैंने पढ़ा रखी है ऑनलाइन, और इसका भी प्लेलिस्ट जो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप पूरे वीडियोस देख सकते हो सारे सारे चैप्टर्स के, ठीक है। बायोस्टैटिक्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर जो आता है वो आता है यहाँ पर जो कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स के, वो कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन से कंसेप्ट हैं यहाँ पर मोस्टली, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है T2 टेस्ट, दूसरा है स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है। ये दोनों टेस्ट जो है इनमें से कोई ना कोई एक पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, FREQUENCY, डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता वितरण, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है डेटा का रिप्रेजेंटेशन, डेटा का रिप्रेजेंटेशन। डेटा का रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है ग्राफ के रूप में, ग्राफ्स बना करके, और दूसरा तरीका जो होता है वो यहाँ पर होता है टेबल बना करके, ट्यूबुलर, ठीक है। तो ग्राफिकल और ट्यूबुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है पेपर में पूछता है। फिर आता है अगला चैप्टर 5वें नंबर पे, ठीक है। 5वें नंबर पे आता है मीन, मोड और मीडियन। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पांचवा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मीन में से क्वेश्चन आएगा, मोड में से या फिर मीडियन में से, ठीक है। अब इन सब की तीन तीन सीरीज चलती है, मेथड दो दो चलते हैं, शॉर्टकट एंड लॉन्ग, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड। तो मीन, मोड, मीडियन के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो हमने ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, जाकर के आप देख सकते हो। इसके बाद में आता है फिर लास्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर जो है 6 नंबर पे, और ये आता है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा है स्टैंडर्ड एरर, और एक और आता है इसमें इनके सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, एरर, ये भी मैंने ऑनलाइन पढ़ाए हुए हैं। इनके सभी के पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम पे पहले से ही अपलोड है, वहां से आप जाकर के इनको डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं है वहां पर तो आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक जो है वो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट लास्ट जो चैप्टर है वो, लास्ट चैप्टर है इसमें हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, या तो नल होगा, ठीक है, या फिर अल्टरनेट, अल्टी अल्टरनेटिव सॉरी, अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर स्टूडेंट टी टेस्ट को डिफाइन करोगे, स्टूडेंट टी टेस्ट को, ठीक है। ये हमारे लास्ट चैप्टर्स हैं जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। एक तो ये रहा मोस्ट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहा, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड में से तो डेफिनेट जो है 99% तो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल इस प्रकार से हमारे तीनों जो पेपर हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनमें डिस्कस किए हैं। इसके बाद में प्रैक्टिकल का रहेगा, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको फाइल कौन-कौन सी बनानी होगी, दो फाइल बनेंगी। एक तो जो डायग्राम वाली होती है और एक होता है रिकॉर्ड, ठीक है। तो फाइल भी आपको टेलीग्राम पे
अपलोड कर दी जाएँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है?